ध्यान देना है। हम लोग पिछले दिन तक क्या पढ़े थे कि दो आवेशों के बीच में कितना चुंबकीय बल लगेगा, गतिमान आवेश चुंबकीय क्षेत्र में रहेगा तब। हम लोग और क्या पढ़े थे कि यदि किसी धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तब कितना बल लगेगा। कल हम लोग देखे थे क्या कि यदि दो अनंत लंबाई का चालक है तो उस दोनों के द्वारा एक दूसरे पर आरोपित चुंबकीय बल का मान कितना होगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2I1I2 बाई दोनों के बीच का डिस्टेंस d। इस पर हम लोग क्वेश्चन भी कर लिए थे, एक क्वेश्चन मैं होमवर्क में भी दिया था। मैं उम्मीद करूं कि आप लोगों से बन गया होगा, बहुत आसान सवाल था, है ना। आज हम लोगों को बात करना है क्या कि जो धारावाही लूप होता है, ये धारावाही लूप भी क्या करेगा, अपना एक चुंबकीय क्षेत्र बनाएगा। और जब चुंबकीय क्षेत्र बनाएगा भाई, तो ये चुंबकीय क्षेत्र एक चुंबक के जैसे व्यवहार करेगा। और चुंबक के जैसे व्यवहार करेगा तो आज हम लोगों को मूल रूप से देखना है क्या कि धारावाही लूप कैसे चुंबकीय द्विध्रुव के जैसे व्यवहार करता है और कैसे हम लोग उसका द्विध्रुव आघूर्ण निकालते हैं। बहुत आसान चैप्टर है लेकिन कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है यहाँ, ठीक ना। तो हर एक बातों को एकदम बहुत ही ध्यान से आपको सुनना है। और इससे पहले हम लोग जो 9वीं 10वीं क्लास में जो मैग्नेटिज्म पढ़े हैं, उस मैग्नेटिज्म पर हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे। और उससे भी पहले हम लोग चर्चा करेंगे रिवीजन का, जो हम लोग विद्युतीय आवेश में हम लोग विद्युतीय द्विध्रुव के बारे में पढ़े थे। तो विद्युतीय द्विध्रुव के बारे में भाई साहब हम लोग क्या पढ़े थे, हम लोग पढ़े थे क्या, इससे पहले हम लोग पढ़े थे क्या, विद्युतीय द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल में हम लोग क्या पढ़े थे, आपको बोला था क्या कि यदि दो बराबर आवेश माइनस क्यू और प्लस क्यू, दो बराबर आवेश हो जो चिन्ह में क्या हो, विपरीत हो, दो बराबर आवेश जो चिन्ह में क्या हो, अगर इस दोनों के बीच के सेपरेशन की डिस्टेंस बहुत छोटी हो जाती है, जिसको हम लोग 2L से डिनोट करते हैं, तो इसी सिस्टम ऑफ चार्ज को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब देखना ध्यान से, जैसे मान लो कि H2O होता है, तो ये ऑक्सीजन है ना, ये हाइड्रोजन है ना, ये हाइड्रोजन है ना, इसका टेंडेंसी क्या होता है और इसका टेंडेंसी क्या होता है। H2O एक मॉलिक्यूल है और इस मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, बहुत छोटा, एंगस्ट्रम में होता है ना। तो एंगस्ट्रम में होता है, तो देखो कि ये पॉजिटिव चार्ज और इक्वल नेगेटिव चार्ज मिलकर के क्या करेगा, एक डाइपोल बनाएगा। ये भी पॉजिटिव और नेगेटिव मिलकर के क्या बनेगा, एक, ये तुम लोग डाइपोल स्ट्रेंथ केमिस्ट्री में पढ़ते होंगे, बस वही वाला डाइपोल है, यहाँ हम लोग चार्ज को लेकर के कंसीडर करेंगे, ठीक ना। तो कहते थे क्या आपको कि कोई भी डाइपोल कितना पावरफुल है, इसके लिए हम लोग एक टर्म यूज करते थे क्या, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। तो यहां पर जो हम लोग विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का बात करते थे, ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता था, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है भाई, इसको P से डिनोट करते थे और P इक्वल टू हम लोग क्या लिखते थे, Q इंटू 2L। आपको बताए थे क्या कि ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है जिसकी दिशा हमेशा ही कैसी होगी, तो ऋण आवेश से धन आवेश के तरफ। किधर होती थी, ऋण आवेश से धन आवेश के तरफ। और ये कितना होता था, P बराबर Q इंटू 2L। अब देखो कि 10वीं में हम लोग पढ़े हैं क्या, क्षर चुंबक, पढ़े कि नहीं, कि कोई सा भी एक चुंबक होगा, इस चुंबक का एक पोल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं नॉर्थ पोल और एक को क्या बोलते हैं, साउथ पोल। बात समझ में आ रही है। तो चुंबक अपने चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र बनाता है और ये चुंबकीय क्षेत्र के बारे में हम लोग पढ़े हैं क्या कि चुंबक के बाहर ये चुंबकीय क्षेत्र नॉर्थ पोल से निकलती है और साउथ पोल में आके मिल जाती है, लेकिन ये क्लोज लूप बनाती है जो कि विद्युतीय क्षेत्र नहीं बनाती थी। और चुंबक के अंदर ये साउथ से नॉर्थ की तरफ होती है और चुंबक के बाहर ये नॉर्थ से साउथ की तरफ। यहां से फिर एक क्षेत्र निकलेगा चुंबक के बाहर नॉर्थ से साउथ की तरफ होगा और फिर ये क्लोज लूप बनाएगा, चुंबक के अंदर किधर होगा, साउथ से नॉर्थ की तरफ। जरा सा ध्यान देना कि इससे पहले भी हम तुमको सोलेनॉइड पढ़ाए हैं। इससे पहले क्या बताए तुमको, सोलेनॉइड। सोलेनॉइड के केस में हम लोग क्या पढ़े थे कि किसी भी सोलेनॉइड के भीतर भी चुंबकीय क्षेत्र बनता है, जो चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है, ऐसा। अब इसमें एरो इधर लगेगा कि इधर लगेगा, ये डिसाइड करेगा कि इस पर करंट किस दिशा में बह रहा है। बात समझ में आ रहा है। इससे पहले भी हम तुमको पढ़ाए हैं क्या
कि वृत्तीय अगर कोई धारावाही चालक है, वृत्ताकार बंद लूप है, तो वो भी चुंबकीय क्षेत्र बनाता है। केंद्र पर निकालना सिखाए हैं, अक्ष पर निकालना सिखाए हैं, इस तरीके से बढ़ते जा रहे थे। तो अब आप देखिएगा कि अगर कोई सा वृत्तीय वलय है, तो ये वृत्तीय वलय जो है, ये वृत्तीय वलय भी चुंबकीय क्षेत्र बनाएगी। और ये चुंबकीय क्षेत्र कैसे बनाएगी, तो हम लोग अगर देखिए कि ये रिंग ऐसा है, ऐसा रिंग है, और इससे होकर के ऐसे ही करंट भी बह रही है, तो इससे क्या होगा कि एक चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। और चुंबकीय क्षेत्र का दिशा निकालने के लिए हम आपको क्या बोले हैं कि 4 उंगली को करंट के डायरेक्शन में मूव करवा दीजिए। तो अंगूठा का दिशा क्या बताएगा, करंट बताएगा, डायरेक्शन बताएगा मैग्नेटिक फील्ड का उल्टा करके। तो देखो कि धारा बह रही है ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर की तरफ, नीचे की तरफ। मतलब इससे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरह का बनेगा। और ध्यान से देखो कि अगर इस लूप को हम एक चुंबक मान लें, अगर क्या करें, इस लूप को हम एक चुंबक मान ले, तो ये देखिए, तो अंदर में चुंबकीय क्षेत्र साउथ से नॉर्थ की तरफ आ रही है। तो ये जो मैं क्षेत्र रेखाएं बनाया हूं, ये लूप के अंदर की बात है, बाहर की तो बात नहीं है। तो लूप के अंदर में जो क्षेत्र रेखा आएगी, वो हमेशा किधर से आएगी, साउथ से नॉर्थ की तरफ। यहां से देखिए अंदर में किधर, साउथ से। मतलब इस लूप के ऊपर में, इस लूप के ऊपर में जो बिहेव करेगा, ये दक्षिणी ध्रुव साउथ पोल के जैसे, और नीचे में जो बिहेव करेगा वो उत्तरी ध्रुव नॉर्थ पोल के जैसे। अगर मान लो इसमें धारा का दिशा हम पलट दें, तो धारा का दिशा पलट देंगे तो ये सारा एरो किधर हो जाएगा, ऊपर की तरफ। ये साउथ नीचे आ जाएगा और ये नॉर्थ ऊपर चला जाएगा। मतलब स्पष्ट है ये कि हर एक धारावाही लूप, चाहे वृत्ताकार हो, आयताकार हो, वर्गाकार हो, कोई मतलब नहीं है, बस धारावाही लूप होना चाहिए और लूप से धारा प्रवाहित होना चाहिए। तो हर एक धारावाही लूप एक क्षण चुंबक के जैसे व्यवहार करता है। अब क्षण चुंबक के जैसे जब व्यवहार करता है भाई, तो क्षण चुंबक का तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव होता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, तो इसका भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल होना चाहिए। तो इसके डिसीजन के लिए मैंने आपको क्या बताया कि अगर कोई भी क्षण चुंबक है, तो इसमें नॉर्थ पोल से निकलेगी मैग्नेटिक फील्ड और साउथ पोल में जाकर के, और फिर अंदर में साउथ से नॉर्थ की तरफ। तो चुंबक के अंदर में जो चुंबकीय क्षेत्र है वो किधर है, साउथ पोल से लेकर के। तो इसके भी अंदर में अगर चुंबकीय क्षेत्र ऐसे जा रही है, इसका मतलब ये साउथ पोल से निकली होगी और नॉर्थ पोल में आकर के। बात समझ में आ रही कि नहीं? अगर धारा का दिशा बदल देंगे तो ये भी पलट जाएगा। तो सर कुछ ऐसा उपाय आप बताएं, कुछ ऐसा उपाय आप बताएं जिस उपाय को देख करके हम एक बार में ये डिसाइड कर लें इसका साउथ पोल किधर होगा और इसका नॉर्थ पोल किधर होगा। ये सारी चीजें हम लोग 10वीं क्लास में पढ़े हुए हैं, लेकिन फिर से आप एक बार रिमाइंड करके देखिएगा ध्यान से कि देखो बेटा कि अगर हम इसको ऊपर से झांक के देखेंगे, ऊपर से झांक के देखेंगे, तो इसमें लगेगा क्या कि क्लॉकवाइज करंट बह रहा है। ऊपर से अगर इसको झांक के देखोगे, ये रिंग है, और इसको ऊपर से देखोगे तो क्या लगेगा, क्लॉकवाइज करंट बह रही है। लेकिन अगर इसको नीचे से देखोगे तो क्या लगेगी, एंटी क्लॉकवाइज। बात समझ में आ रही है? तो अगर आप देखें लूप को, कैसे भी देखेंगे, या तो ऊपर से देखेंगे या तो नीचे से देखेंगे। तो अगर आप लूप को देखें और आपको धारा के प्रवाह का दिशा दिखे कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बह रहा है, मतलब घड़ी के दिशा में बह रहा है, इसका मतलब स्पष्ट है कि आपके चेहरे की तरफ साउथ पोल होगा। और अगर आप लूप को देखें और आपको दिखे कि करंट एंटी क्लॉकवाइज बह रहा है, इसका मतलब आपके चेहरे की तरफ जो होगा वो क्या होगा, नॉर्थ पोल होगा। बात समझ में आ रहा है? इसी चीज को डिसाइड करने के लिए तुमको याद होगा कि 10वीं क्लास में हम लोग एक डायग्राम किताबों में बनाया हुआ होता है, बहुत ही फेमस डायग्राम, कि ऐसे करके एक लूप बनाया रहेगा और इसमें अगर धारा का दिशा रहेगा क्लॉकवाइज, तो तुमको हम क्या बोले कि जब क्लॉकवाइज दिखेगा, ऊपर से देखेंगे तो कैसा दिखेगा, क्लॉकवाइज, तो मेरे चेहरे की तरफ कौन सा पोल था, साउथ पोल था। तो इसमें ऐसे करके एस लिखा हुआ होता था, ध्यान दिए। और अगर यही चीज एंटी क्लॉकवाइज था, तो इसमें ऐसे करके जो है, ऐसे करके एन लिखा हुआ होता था। याद है? याद है ये डायग्राम? कभी 10वीं पढ़े ही नहीं हो, इसका मतलब है ना, पढ़े ही नहीं हो। तो देखिए अब याद रखना है, क्या याद रखना है कि हम लूप को देखेंगे, अगर लूप में क्लॉकवाइज डायरेक्शन पड़ रहा है, अगर कैसा डायरेक्शन पड़ रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमको करंट दिख रहा है, इसका मतलब मेरे चेहरे की तरफ क्या है, साउथ पोल है। और अगर हम लूप को देख रहे हैं और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट बह रहा है, इसका मतलब मेरे चेहरे की तरफ क्या है, नॉर्थ पोल है। बातें याद रहेगी? तो क्लॉकवाइज में साउथ
और एंटी क्लॉकवाइज में कैसा, एंटी क्लॉकवाइज में कैसा, नॉर्थ, एंटी क्लॉकवाइज में कैसा, नॉर्थ। अब ध्यान देना कि मान लो कि यहां से एक लूप है और मैं करंट यहां से बाहर निकालूं और ऐसे करके अंदर डालूं, तो मैं इस साइड खड़ा होकर के जब देखूंगा इस लूप को तो मेरे को क्या लगेगा, इसमें क्लॉकवाइज करंट बह रही है। इसका मतलब मेरे चेहरे की तरफ क्या होगा, साउथ पोल। तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, नॉर्थ पोल। अब आजा कि ये लूप यही है, मैं इस साइड से आके देखूं, करंट तो ऐसे ही बह रही है। अब ये मेरे को क्या दिखेगा, एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब मेरे चेहरे की तरफ क्या, तो इसको बोला जाता है क्या, क्लॉक फेस रूल। क्या बोला जाता है, क्लॉक फेस रूल। क्लॉक फेस रूल का मतलब हम देखेंगे कि अगर क्लॉकवाइज करंट है इसका मतलब चेहरे की तरफ, और अगर एंटी क्लॉकवाइज करंट है इसका मतलब, इस बात से यह स्पष्ट होता है क्या कि प्रत्येक धारावाही लूप एक छड़ चुंबक के जैसे व्यवहार करती है। इसका मतलब क्या होता है कि प्रत्येक धारावाही लूप एक छड़ चुंबक के जैसे व्यवहार करती है, और यदि हम उस लूप को देखेंगे और उसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट बह रही है, इसका मतलब मेरे चेहरे की तरफ साउथ पोल है और उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या है। बात समझ में आई कि नहीं। तो देखो कि यहां पर अगर बात करें किसी छड़ चुंबक का, तो छड़ चुंबक के लिए ये होगा नॉर्थ पोल और ये होगा क्या, और इस पोल का एक पावर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एम, और इस एम को क्या बोला जाता है, इस एम को क्या बोला जाता है, इस एम को बोला जाता है क्या, इस एम को बोला जाता है ध्रुव प्रवणता। क्या बोला जाता है, ध्रुव प्रवणता। इसको इंग्लिश में बोलते हैं पोल स्ट्रेंथ। पोल स्ट्रेंथ मतलब ध्यान देना कि अगर कोई चुंबक कम शक्तिशाली चुंबक है तो उसकी ध्रुव प्रवणता क्या होगी, कम होगी, और अगर कोई चुंबक बहुत अधिक शक्तिशाली है तो उसकी ध्रुव प्रवणता क्या होगी, अधिक होगी। तो नॉर्थ पोल का जितना शक्ति है उतना ही साउथ पोल का भी शक्ति होगा, और इसको क्या बोलेंगे, ध्रुव प्रवणता। ध्रुव प्रवणता क्या, कि किसी भी छड़ चुंबक के या किसी भी चुंबक के, किसी भी छड़ चुंबक के, ध्यान देना, किसी भी छड़ चुंबक के ध्रुव की शक्ति जो होती है, क्या होती है, ध्रुव की शक्ति जो होती है, ये ध्रुव की शक्ति क्या कहलाती है, ध्रुव की शक्ति कहलाती है क्या भाई, ध्रुव प्रवणता कहलाती है। क्या कहलाती है, ध्रुव प्रवणता कहलाती है। अब ध्यान दीजिएगा कि जब ध्रुव प्रवणता किसी का एम हो जाए तो आप सीधे सीधे याद रखिएगा कि चार्ज में हम लोग प्लस क्यू और माइनस क्यू लेते थे, तो यहां पर नॉर्थ पोल तेरा प्लस क्यू के जैसे बिहेव करेगा तो साउथ पोल माइनस क्यू के जैसे बिहेव करेगा चुंबक में। बस नाम याद रखना है, एनालॉग। आपको याद है लीनियर और एंगुलर वाला हम लोग एनालॉग बदलते थे कि मास को इधर क्या बोलते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं, एक्सीलरेशन को एंगुलर एक्सीलरेशन बोलते हैं, ऐसा ऐसा नाम हम लोग लिए थे ना। तो जो नाम लिए थे, तो ऐसे यहाँ पर तुम चुंबक में और विद्युत में तुम नाम का अंतर समझ सकते हो। कैसे समझ सकते हो अंतर, तो भाई नॉर्थ पोल पॉजिटिव चार्ज के जैसे बिहेव करेगा और साउथ पोल नेगेटिव चार्ज के जैसे बिहेव करेगा। और यदि इस चुंबक की लंबाई है 12, यदि इस चुंबक की लंबाई है कितनी, 12, तो कहता क्या है कि इसका जो चुंबकीय आघूर्ण दोगे, क्या विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ते थे, तो यहाँ पर चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ेंगे। क्या, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। तो कहता क्या है कि इसका जो तुम चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण लिखोगे, ये चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण जो होगा तुम्हारा, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, ये चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को हम लोग एम से डिनोट करते हैं। ये एम क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। बात समझ में आ रहा है। उसको पी से डिनोट करते थे, इसको किससे, एम से। तो भाई क्या बोले तुमको कि एक चुंबक तुम्हारे पास दिया हुआ है जिसका एक है नॉर्थ पोल, एक है क्या, साउथ पोल। इसका पोल स्ट्रेंथ है एम, इसका भी पोल स्ट्रेंथ है कितना, एम, और इसकी लंबाई है कितनी, 2l की। तो कहता है क्या कि अगर आपको चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण m बराबर लिखना है, तो m बराबर लिखना है तो लिखिए कितना, m इंटू कितना, 2l। कितना लिखिए, m इंटू। अब मैं तुमको क्या बोला कि नॉर्थ पोल कैसा, साउथ पोल कैसा, तो उसमें डायरेक्शन किधर होता है, नेगेटिव से, तो इसमें किधर होगा, साउथ से नॉर्थ। किसका डायरेक्शन, m का डायरेक्शन। m का डायरेक्शन किधर होगा, साउथ से नॉर्थ के तरफ। किधर होगा, साउथ से नॉर्थ के तरफ। वेक्टर m की दिशा, m की दिशा जो होगी, ये m की दिशा क्या होगी, m की दिशा होगी साउथ से लेकर के
नॉर्थ के तरफ। इतनी बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? देखो ये मत पूछना कि ये फॉर्मूला कैसे आया, वहां भी तुमको हम विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण रटवाए ही थे क्या, कि आवेश और दोनों के बीच के दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। दोनों आवेश भी स्केलर है और दूरी भी क्या है, स्केलर है, लेकिन फिर भी द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, वेक्टर, और इसका दिशा क्या हमेशा नेगेटिव से। तो इसमें भी ऐसे ही याद रखना है क्या, कि पोल स्ट्रेंथ और लंबाई के गुणनफल के बराबर में होता है। दोनों ही चीज स्केलर है और दोनों का गुणनफल जो होगा वो गुणनफल क्या कहलाएगा, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहलाएगा। बात इतनी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है। अब देखिए कि अभी तक हम लोग ये जाने क्या, अभी तक हम लोग ये जाने क्या कि प्रत्येक धारावाही लूप जो है, प्रत्येक धारावाही लूप चुंबक के जैसे व्यवहार करती है। कैसे करती है? चुंबक के जैसे व्यवहार करती है। अभी देख रहे थे कैसे व्यवहार करती है, चुंबक के जैसे व्यवहार करती है। भाई साहब अभी देखे थे क्या, कि अगर एक चुंबक है तो चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र देखिए और धारावाही लूप का चुंबकीय क्षेत्र देखिए, एक जैसा दिख रहा है। इसका मतलब ये भी चुंबक के जैसा व्यवहार करता है। तो चुंबक के जैसा जब व्यवहार करता है तो इसके ध्रुव का हम लोग निर्धारण कैसे करते हैं, क्लॉक फेस रूल के द्वारा। और क्लॉक फेस रूल क्या कहेगा, क्लॉक फेस रूल कहता है कि आप लूप को देखिए, लूप में आपको धारा के प्रवाह की दिशा या तो क्लॉकवाइज दिखेगी या तो एंटी क्लॉकवाइज, या तो ऐसे धारा बहेगा या तो उल्टा धारा बहेगा। तो अगर क्लॉकवाइज बह रहा है, तो अगर क्लॉकवाइज बह रहा है दिशा, इसका मतलब तेरे मुंह के तरफ कौन सा पोल है, और अगर एंटी क्लॉकवाइज बह रहा है इसका मतलब तेरे मुंह के तरफ कौन सा पोल है। इतनी बातें समझ में आ रही है कि नहीं? इतनी बातें समझ में आ रही है कि नहीं, कि मैं क्या बोला कि प्रत्येक धारावाही लूप चुंबक के जैसे व्यवहार करती है, जिसके ध्रुव का निर्धारण जिसके ध्रुव का निर्धारण हम कैसे करते हैं, हम क्लॉक फेस रूल के द्वारा करते हैं। क्या बोलते हैं इसको, क्लॉक फेस रूल बोलते हैं। बात समझ में आ रहा है? क्लॉक फेस रूल का मतलब क्या, लूप को देखो, क्लॉकवाइज करंट गई इसका मतलब तेरे मुंह के तरफ साउथ पोल, और अगर एंटी क्लॉकवाइज गई इसका मतलब तेरे मुंह के तरफ कौन सा। क्लियर है बातें? अच्छा, इसको एक हम आसान तरीका से भी हम तुमको बता सकते हैं। इसका अगर डायरेक्शन तुमको निकालना है तो राइट हैंड रूल पे आ जाओ। राइट हैंड रूल क्या कहता है भैया, राइट हैंड रूल कहता है क्या, कि अपने 4 उंगली को घुमाइए, 4 उंगली को घुमाइए करंट के डायरेक्शन में, अंगूठा जिधर इंडिकेट करेगा उस तरफ साउथ पोल मान लीजिए, उस तरफ क्या करिए, साउथ पोल। इसका मतलब देखो कि उस तरफ क्या करिए, नॉर्थ पोल आप मान लीजिए, उस तरफ क्या मान लीजिए, नॉर्थ पोल। 4 उंगली को करंट के डायरेक्शन में घुमाइए और अंगूठा जिधर इंडिकेट करे उस तरफ क्या मान लीजिए, तो अपोजिट में क्या हो जाएगा, इधर देख सामने है नॉर्थ पोल, 4 उंगली को घुमाइए, अंगूठा जिधर इंडिकेट करे उधर क्या मान लीजिए, नॉर्थ पोल। क्लियर सा बात है? तो कैसे भी करके तुमको ध्रुव का निर्धारण कर लेना है। अब देखो मैं क्या बोला कि प्रत्येक धारावाही लूप जो है वो कैसे व्यवहार करती है, चुंबक के जैसे, और हर चुंबक का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होता है। हर चुंबक का क्या होता है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। तो ये चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कैसे निकाला जाए, ये चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कैसे निकाला जाए, इसके लिए क्या कहता है कि जिसका द्विध्रुव आघूर्ण जो है, ये जिसका द्विध्रुव आघूर्ण जो है वो, जिसका द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, प्रवाहित धारा I तथा लूप का क्षेत्रफल A का गुणनफल होता है। A का क्या होता है, गुणनफल होता है। अब ध्यान देना कि A का गुणनफल होता है। अब एकदम ध्यान देना है क्या, कि कहे कि किसी भी लूप के कारण बताइए द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा। तो सिंपल सा बात देखो कि प्रत्येक लूप हमको कैसी दिख रही है भाई, प्रत्येक लूप हमको चुंबक के जैसे दिख रही है। चुंबक के जैसे दिख रही है मतलब उस पर चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण लगेगा, होगा। अब चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कितना होगा, तो कह रहा है कि ये जो आपका डिफाइंड है, ये डिफाइंड है कैसा, कि उस लूप में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है
और उस लूप की कितनी क्षेत्रफल है, इस दोनों को आप क्या करिए, गुना कर दीजिए, और गुना कर देने के बाद जो आपको रिजल्ट मिलेगा वही क्या मिलेगा, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण मिलेगा। किसके कारण, धारावाही लूप के कारण। बात समझ में आ रही है। तो अब मान लो ये कि कोई सा एक लूप है, क्या है, कोई सा एक लूप है, और ये लूप है कैसा, ये लूप है कुछ ऐसा। मान लीजिए कि ये लूप है कुछ ऐसा, और इस लूप के एरिया के बारे में हमको दिया है कि इसका एरिया क्या है, ए। देखो ये ऐसा लूप है, ठीक ना, ये ऐसा लूप है, और इस लूप के बारे में क्या कह रहा है कि इससे करंट बह रही है ऐसे आई, इससे करंट कितनी बह रही है, आई, और ये वृत्ताकार लूप है। तो भैया इसके त्रिज्या के बारे में भी दिया है तेरे को, क्या कि इसकी त्रिज्या है कितनी, आर, या कुछ भी मान लो कि इसका एरिया वेक्टर, इसका एरिया वेक्टर जो है, एरिया को हमेशा वेक्टर के जैसे यहां पर लेना है। अब दिशा क्या लेंगे ये मैं अभी तुमको बताऊंगा, ठीक ना, दिशा क्या लेंगे जो मैं अभी बताऊंगा। तो कहता क्या है कि जो यहां पर द्विध्रुव आघूर्ण m है, ये m बराबर है आपका क्या, I, और इंटू कितना, एरिया, और एरिया किस फॉर्म में, वेक्टर के फॉर्म में। क्यों कि भाई I तो एकदम हमको कंफर्म पता है कि ये स्केलर है, एरिया को हम लोग कभी कभी वेक्टर के जैसे लेते हैं, और ये भी पता है कि ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो है ये क्या है, वेक्टर है। तो इस दोनों में से किसी एक को स्केलर होना चाहिए और किसी एक को वेक्टर। तो करंट तो भाई पक्का स्केलर है, इसको तो हम बदल ही नहीं सकते हैं। एरिया को हम लोग कभी कभी वेक्टर के जैसे लेते हैं, कभी कभी, तो एरिया को ही वेक्टर बना देंगे तो डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, वेक्टर। अब देखो कि ए का दिशा कैसे लेना है, तो ए का दिशा जो है, वेक्टर ए का दिशा जो है, वो वेक्टर ए का दिशा जो होगा आपका, वो वेक्टर ए का दिशा वेक्टर एम के दिशा के क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, दिशा के समान होगा। अब दिशा के समान होगा तो ये कैसे पता चलेगा, तो एम का डायरेक्शन तो हमको पता है किधर होता है, साउथ से नॉर्थ के तरफ। अब इसको देखो, तुम देखो इसको सामने से, करंट क्लॉकवाइज बह रही है कि एंटी क्लॉकवाइज बह रही है, क्लॉकवाइज बह रही है। क्लॉकवाइज बह रही है मतलब तेरे मुंह के तरफ कौन सा, साउथ पोल, और पीछे किधर, नॉर्थ पोल। मोमेंट किधर होगा, अंदर के तरफ, मोमेंट होगा अंदर के तरफ, इसका मतलब एरिया वेक्टर भी किधर होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अगर हम इसमें अंदर के तरफ को हम डायग्राम में हम ऐसे दिखाएं कि ये अंदर के तरफ का मान लो ये वाला डायरेक्शन है, और यही वाला डायरेक्शन जो है, तो यही वाला डायरेक्शन क्या हो जाएगा, आपके डाइपोल मोमेंट का भी डायरेक्शन, और इसी डायरेक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, एरिया वेक्टर भी। बात समझ में आ रहा है। तो मोमेंट का डायरेक्शन हमको हमेशा उस डायरेक्शन में लेना है जिस डायरेक्शन में एरिया वेक्टर हो। तो एरिया वेक्टर का तो हम पहले डायरेक्शन पता नहीं लगा सकते, पहले हम मोमेंट का डायरेक्शन पता लगा सकते, क्या कि साउथ पोल से किधर होता है। तो पहले क्या करना है, तुमको लूप में देख लेना है क्लॉकवाइज करंट की एंटी क्लॉकवाइज करंट। तो अगर क्लॉकवाइज करंट मतलब मेरी तरफ साउथ, अगर एंटी क्लॉकवाइज मतलब मेरे तरफ, तो अगर मेरे तरफ यहाँ क्लॉकवाइज करंट है तो मेरे तरफ साउथ पोल है, तो पीछे क्या होगा, मोमेंट किधर होगा, साउथ से नॉर्थ की तरफ मतलब अंदर, तो मोमेंट होगा अंदर, इसका मतलब एरिया भी किधर होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई, बात समझ में आई कि नहीं आई। यही पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है किस चीज का, कोई भी करंट कैरिंग लूप मैग्नेट के जैसा बिहेव करेगा, मैग्नेट के जैसा बिहेव करेगा, तो इसके ध्रुव का निर्धारण हम लोग कैसे करेंगे, क्लॉक फेस रूल के द्वारा। क्लॉक फेस रूल क्या कहता है कि आप लूप को देखिए, लूप को देखने के बाद आपको यह पता चलेगा कि इसमें जो धारा के प्रवाह हो रही है या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रही है या तो अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रही है इसका मतलब आपके चेहरे के तरफ साउथ पोल है, और अगर एंटी क्लॉकवाइज हो रही है इसका मतलब आपके चेहरे के तरफ, तो अगर इधर नॉर्थ पोल है तो इस लूप के पीछे क्या होगा। इस बात से यह स्पष्ट होता है क्या कि धारावाही लूप जो है वो चुंबक के जैसा व्यवहार करती है, और हर चुंबक का अपना एक चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होता है जिसको हम लोग M×12 लिखते हैं, साउथ से नॉर्थ की तरफ होती है। तो कहेगा कि धारावाही लूप अगर चुंबक के जैसे व्यवहार करती है तो इसका भी चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होना चाहिए। तो कैसे प्राप्त किया गया चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में क्या बोला भाई कि प्रवाहित धारा को एरिया के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तुमको क्या मिल जाएगा, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण मिल जाएगा। बात समझ में आ रहा है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, मिल जाएगा। अब सवाल उठता है कि ये वेक्टर है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, तो यहां पर भी दोनों में से कोई एक को वेक्टर होना चाहिए। तो करंट तो वेक्टर, एरिया को क्या करेंगे, किस दिशा में लेंगे, एरिया उस वेक्टर में जिस दिशा में एम का डायरेक्शन होगा।
बात समझ में आया? अब दिशा का पता कैसे लगाएंगे? तो पहले हम एम के दिशा का पता लगा लेंगे साउथ से नॉर्थ की तरफ। अब साउथ से नॉर्थ की तरफ अगर एम के दिशा का पता लग गया, अगर साउथ डायरेक्शन से हमको नॉर्थ पोल का पता लग गया, तो हम यहां पर देख रहे हैं क्या कि मेरे तरफ इधर हो रहा है साउथ और इधर हो रहा है नॉर्थ। इसका मतलब जो है सो मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ होगा अंदर की तरफ। अब जब अंदर की तरफ हुआ, इसका मतलब एरिया वेक्टर भी किधर। अब देखो एक शॉर्टकट कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का आप कैसे डायरेक्शन पता करेंगे। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का आप डायरेक्शन कैसे पता करेंगे? देखिए यहां पर आपको पता है कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट किधर है, राइट हैंड रूल फिर से लगा दीजिए। करंट के डायरेक्शन में 4 उंगली को घुमा दीजिए, अंगूठा का डायरेक्शन क्या बताएगा? मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन। बात समझ में आया? ये कोई रूल है नहीं, ये कोई रूल है नहीं। रूल है क्या कि साउथ से नॉर्थ की तरफ होगा। क्लॉक फेस रूल से तुम साउथ और नॉर्थ का पता लगाओ और साउथ से नॉर्थ की तरफ लगा दो। लेकिन एक जुगाड़ है क्या कि अगर हम 4 उंगली को भी करंट के डायरेक्शन में घुमाते हैं तो अंगूठा का दिशा किसका बता देता है? डायपोल मोमेंट का पता बता देता है कि किस डायरेक्शन में है। बात समझ में आ रही है? तो यहां पर एक ट्रिक करके आप लोग याद रखिएगा दिशा याद करने के लिए क्या कि यदि हम अपने राइट हैंड का, ठीक ना, यदि हम अपने दाएं हाथ के 4 अंगुलियों को क्या करते हैं? 4 अंगुलियों को धारा के दिशा में घुमाते हैं। किधर घुमाते हैं? धारा के दिशा में घुमाते हैं। धारा के दिशा में घुमाते हैं तो धारा के दिशा में घुमाने पर क्या मिलता है? घुमाते हैं तो अंगूठे की दिशा जो है वो अंगूठे की दिशा क्या बता देती है? अंगूठे की दिशा वेक्टर एम यानी कि द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा बतलाती है। ये बात याद रहेगा कि नहीं रहेगा? तुमसे ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि धारावाही चालक के कारण द्विध्रुव आघूर्ण होता है, 4 ऑप्शन दे देगा, तेरे को याद रहेगा I/A। बात समझ में आया कि नहीं आया? आया इतना बात? अब देखिएगा ध्यान से, डायरेक्शन कैसे निकालना है। तो बायां हाथ के 4 उंगलियों को करंट के डायरेक्शन में, अंगूठा जिधर गया उधर ही एम का मान होगा। अब देखो ये तो हो गया धारावाही चालक के कारण, ये हो गया किसके कारण? धारावाही चालक के कारण। तो वो करंट दिया हुआ रहेगा, अगर वृत्ताकार है तो रेडियस दिया रहेगा, क्षेत्रफल निकाल लोगे। अगर आयताकार है तो लंबाई चौड़ाई दिया रहेगा, क्षेत्रफल निकाल लोगे। वर्गाकार है तो भी क्षेत्रफल निकाल लोगे। क्षेत्रफल निकालने के बाद करंट से गुना करोगे, डायपोल मोमेंट मिल जाएगा। डायरेक्शन निकालने के लिए करंट के डायरेक्शन में 4 उंगली को घुमाना है, अंगूठा डायरेक्शन बता देगा। इतनी बातें समझ में आई कि नहीं आई? अब अगर इतनी बातें आपको समझ में आई तो आप जरा सा ये बताइए कि यदि कोई इलेक्ट्रॉन अपने कक्षा में घूम रहा है, तो इलेक्ट्रॉन अगर गतिमान है इसका मतलब आवेश प्रवाह के जैसा बिहेव कर रहा है कुछ। इसका मतलब क्या कर रहा है? वो आवेश के प्रवाह के जैसा कुछ बिहेव कर रहा है। और आवेश के प्रवाह के जैसा जब बिहेव कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन अपने कक्षा में बंद लूप का भी निर्माण करती है। तो बंद लूप का निर्माण करती है तो फिर ऐसा ही कुछ सिचुएशन हो जाएगा। और ऐसा ही सिचुएशन हो जाएगा तो भाई साहब आपसे पूछ देगा क्या कि बताइए कि किसी कक्षा पर घूम रहे इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा। तो इस चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को हम लोगों को क्या करना है? निकालना है। कैसे निकाल पाएंगे ये आपको कैसे सीखना है ये ध्यान दीजिएगा। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश है ये आपको पता है। हर एक कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग अलग अलग गति से ये गतिमान होता है, ये भी आपको मेरे ख्याल से पता होगा। तो अगर किसी कक्षा के इलेक्ट्रॉन के बारे में दिया हुआ है तो आपको ये दिया रहेगा कि ये इस कक्षा में कितने वेग से घूम रहा है। क्यों कि नाभिक हर एक पर अलग अलग बल से पकड़ रखता है। और तुम सोचना कि अगर अलग अलग बल से पकड़ रख रही है तो अभी केंद्रीय बल mv²/r होता है ना, mv²/r होता है। मतलब एक तो रेडियस बदल सकते हैं, दूसरा वेग बदल सकते हैं। तो वेग भी दिया हुआ रहेगा और उसकी त्रिज्या भी क्या हुई रहेगी? दी हुई रहेगी। बात समझ में आ रहा है? तो हम लोगों को बात करना है किस चीज का? हम लोगों को बात करना है किस चीज का? हम लोगों को बात करना है क्या कि किसी कक्षा में भी वेग से घूम रहे इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन का द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रॉन का क्या निकालना है, द्विध्रुव आघूर्ण निकालना है कि ये द्विध्रुव आघूर्ण कितने के बराबर में होता है। तो मान लीजिए ध्यान से जरा सा देखिए, मान लीजिए क्या कि ये कोई सा एक वृत्तीय कक्षा है और इस वृत्तीय कक्षा पे, इस वृत्तीय कक्षा पे जो है सो कोई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है v वेग से इस दिशा में, v वेग से किस दिशा में, इस दिशा में। और इस कक्षा का जो त्रिज्या दिया हुआ है, इस कक्षा का जो त्रिज्या दिया हुआ है, इस कक्षा का त्रिज्या कितना दिया हुआ है, r, इसका त्रिज्या कितना दिया हुआ है, r। बात समझ में आ रहा है, इसका त्रिज्या कितना दिया हुआ है, r। तो एक बात बताओ कि इससे, ध्यान देना कि इससे अगर हमको कोई पूछे कि एक सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन एक जगह से पास हो रहा है, किसी क्षेत्र से पास हो रहा है, तो यह बताना कि इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है तो करंट इसके अपोजिट में मान के चलेंगे, करंट क्या करेंगे, इसके अपोजिट में मान के चलेंगे। और आप ये बात जानते हैं कि जो अगर हम लोग बात करते हैं क्या, करंट का, अगर हम लोग बात करते हैं किस चीज का, करंट का, तो हम लोग बात करते हैं क्या कि कुल प्रवाहित आवेश, कुल प्रवाहित आवेश बटा कुल लगा क्या, कुल लगा क्या समय, कुल प्रवाहित आवेश बटा कुल लगा क्या। मान लो कि टी टाइम में से इसमें ई इलेक्ट्रॉन पास किया, कितने टाइम में, टी टाइम में कितना इलेक्ट्रॉन पास किया, ई इलेक्ट्रॉन, ई आवेश पास किया। तो करंट आई इक्वल टू कितना लिखोगे, ई बट्टा टी लिखोगे। अब देखो कि एक बात और जानते हो क्या, एक बात और जानते हो क्या कि इसकी चाल बराबर जो होती है, चाल बराबर क्या होती है, दूरी बट्टा समय। तो चाल इसकी कितनी है, भी है। एक चक्कर में ये दूरी कितना लगाएगा, एक चक्कर में ये दूरी कितना लगाएगा, 2 पाई, और इसमें इसको समय कितना लगेगा, टी के बराबर में, ठीक ना। इसमें इसको समय कितना लगेगा, इसको इसमें समय लगेगा कितना, टी के बराबर में। जरा सा ध्यान देना कि अगर हम लोग बात करें, अगर हम लोग बात करें यहां से, अगर हम लोग बात करें यहां से क्या, टी निकालने का, अगर हम लोग बात करें यहां से टी निकालने का, तो आप बताइए टी इक्वल टू 2 पाई आर और बाई भी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। और जब हम लोग यहां से आई का मान लिखेंगे, तो जब हम लोग यहां से आई का मान लिखेंगे, तो आई का मान आप अगर लिखिएगा तो आई का मान आई बराबर जो है, तो हम लोग पढ़े कितना, ई बट्टा टी। तो टी के जगह पर जब इसका मान रखिएगा तो ई बट्टा कुछ नहीं तो 1, और नीचे में टी का मान जो है सो हम लोग निकाले हैं कितना, 2 पाई आर बट्टा कितना, ये कितना हो जाएगा, ई बट्टा 1 गुने भी बट्टा कितना, 2 पाई आर, यानी कि आई इक्वल टू आ रहा है कितना, ई भी अपॉन 2 पाई आर के बराबर में। बात समझ में आ रही है कि नहीं। अब जरा सा ध्यान देना कि हम पूछे हैं क्या कि अगर हमको द्विध्रुव आघूर्ण निकालना है, अगर हमको क्या करना है, द्विध्रुव आघूर्ण निकालना है, तो द्विध्रुव आघूर्ण इक्वल टू हम लोग क्या जाने हैं, आई इंटू ए जाने हैं। आई कितने का प्रवाहित हो रहा है दोस्त, ए भी बट्टा 2 पाई आर। एरिया कितना होगा इसका, एरिया कितना होगा, इसका एरिया कितना होगा इस लूप का, पाई आर स्क्वायर। तो ए बी इंटू ए इक्वल टू जब पाई आर स्क्वायर डालोगे, देखो आर से एक आर जाएगा, पाई से ये पाई जाएगा, मतलब द्विध्रुव आघूर्ण अगर m का बात करोगे तो m इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए भी आर बटा कितना। बात समझ में आया कि नहीं। अब देखिए कि इलेक्ट्रॉन के बारे में दिया रहेगा तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन पता है आपको, कितने वेग से घूम रहा होगा ये पता होगा, कितना बड़ा पथ पे घूम रहा है ये पता होगा, कितना त्रिज्या है जो, और नीचे क्या 2, तो कितना बचेगा, ए भी आर ऊपर में और नीचे में कितना 2। यही हो जाएगा क्या इसका विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। अभी जो भी द्विध्रुव आघूर्ण का बात कर रहे हैं वो किसका कर रहे हैं, चुंबकीय का। तो आप आज क्या सीखे कि अगर कोई लूप है तो लूप भी चुंबक के जैसे व्यवहार करेगा, उसका भी चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होगा, कितना होगा ये पता चला। और यहां पर जो है सो आपको क्या पता है कि अगर इलेक्ट्रॉन भी अपने कक्षा में घूम रही है तो उसके कारण भी हम लोग कितना द्विध्रुव आघूर्ण निकालेंगे ये भी पता चला। अच्छा, इस द्विध्रुव आघूर्ण का तुमसे दिशा पूछेगा तो कैसे बताओगे, ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है इधर, मतलब करंट बह रहा होगा अपोजिट डायरेक्शन में, 4 उंगली को घुमाओ अंदर की तरफ, अगर इलेक्ट्रॉन घूमेगा उल्टा तो बाहर की तरफ। बात समझ में आ रहा है, इलेक्ट्रॉन जिधर घूमेगा उसके विपरीत दिशा में कौन घूमेगा, करंट घूमेगा। याद रहेगा कि नहीं रहेगा, याद रहेगा। अगर इतना आपको याद रहेगा तो एक छोटा सा सवाल आपके लिए
एक छोटा सा सवाल आपके लिए ये कि ये है आपका एक्स वाई और जेड एक्सिस, और आपको यहाँ पर एक वृत्ताकार लूप दिया हुआ है जिसकी त्रिज्या दी हुई है 3 मीटर, और इससे करंट बह रहा है कितने का, 2 एम्पियर का, इस डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में ध्यान देना कि जमीन पर रखा हुआ है वृत्तीय लूप एक्स वाई प्लेन में, और करंट बह रही है कैसे, ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो तुमसे पूछेगा कि एम का मान कितना होगा, तो सीधे 2 गुने पाई आर स्क्वायर लिख देगा। तो पाई आर स्क्वायर मतलब पाई गुने 3 का कितना होगा, 9 दूना 18 पाई। बात समझ में आ रहा है, कितना हो जाएगा 18। और दिशा पूछे, दिशा क्या, तो करंट के डायरेक्शन में 4 उंगली को घुमाइए नीचे के तरफ, नीचे के तरफ जेड नेगेटिव होगा, है ना। क्या लिखेंगे, जेड नेगेटिव के दिशा में। क्या हुआ, अच्छा करंट उल्टा घूम रहा है ना, सॉरी। तो ये क्या होगा, जेड पॉजिटिव के दिशा में, करंट घूम रहा है ऐसे, करंट घूम रहा है ऐसे, तो दिशा किधर, तो आघूर्ण का दिशा क्या होगा, जेड पॉजिटिव के। अब स्क्वायर लूप दे दिया, लंबाई है 5 मीटर, चौड़ाई है 3 मीटर, धारा बह रही है कितने की, 2 एम्पियर की। तो सीधे लिखोगे कितना, एम इक्वल टू आई इंटू ए, आई है कितना 2 का, एरिया कितना 3 गुने कितना हो जाएगा 30। दिशा पूछेगा किधर, करंट के डायरेक्शन में घुमा दो उंगली, किधर। बात समझ में आया कि नहीं आया, बात समझ में आया। अगर इतना बात समझ में आया तो इतना पढ़ के आइएगा, फिर मिलेंगे अगले दिन तो अगला चीज पढ़ेंगे। अब